नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं सुनिए सच। सबसे पहले खास खबरों पर एक नज़र। शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया का राज, उमा भारती नाराज। केवल 13% प्रवासी मजदूरों को मिला अनाज, गुजरात फिसड्डी। कश्मीर में शव पर बैठे बच्चे का नया वीडियो, बताया किसने मारी गोली। जा सकती है ओली की कुर्सी, नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया। रेलवे के निजीकरण पर बोले राहुल, गरीबों से छीनी जा रही है जीवन रेखा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 100 दिन पुरानी शिवराज सरकार का बहुप्रतीक्षित विस्तार गुरुवार को हो गया। कुल 18 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर किसी को भी ये पद नहीं नवाजा गया। आज शपथ लेने वाले 28 मंत्रियों में से 12 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह पहले से ही मंत्री हैं। इस तरह सिंधिया समर्थक 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से 3 निर्दलीय हैं। सिंधिया के साथ कुल 22 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। इनमें से आधी मंत्री बन चुके हैं। इस बीच एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवराज कैबिनेट के विस्तार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है। सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि उमा ने कहा है कि मंत्रिमंडल के गठन में मेरे सुझावों की पूर्णतः अनदेखी करना उन सब का अपमान है जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। खबर है कि उमा ने इस विषय को लेकर पार्टी नेतृत्व को एक पत्र लिखा है। उमा पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। ये दरअसल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये चुनावी मंत्रिमंडल का गठन है। 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और इस सरकार का भविष्य उन 24 सीटों पर ही टिका हुआ है। अगर वो 24 सीटों में से अधिकांश नहीं जीतती है तो सरकार डामाडोल हो जाएगी, कांग्रेस को दावा ठोकने का मौका मिल जाएगा। इसलिए जितने भी मंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर चंबल क्षेत्र के हैं जहां पर ये चुनाव होने हैं, और जाहिर है कि पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायकों को अब चुनवाकर, ख़ासतौर से ये जो कांग्रेस से टूट कर आए हैं, इनमें से कितनों को टिकट मिलेगी, उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव जितवाना है, अन्यथा अपना बहुमत बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पूरा इस मंत्रिमंडल विस्तार का मकसद चुनाव जीतना है। इसमें शिवराज सिंह चौहान की बिल्कुल भी नहीं चली है। ये वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें विषपान करना पड़ा है इस समुद्र मंथन से जो निकला है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन में, पुनर्विस्तार में सिंधिया की जमकर चली है। सिंधिया से निश्चित रूप से ये वादा किया गया होगा कि इतने मंत्री पद उनको दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान कुछ अपने लोगों को भी डालना चाहते थे। बीजेपी में बहुत दावेदार हैं, इस मंत्री पद के बहुत वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनको भी दरकिनार करना पड़ा। इसीलिए शायद उनको ये कहकर अभी संतुष्ट किया गया होगा कि चुनाव के बाद देखते हैं इनमें से कितने जीत कर आते हैं, फिर उनकी जगह भरने के लिए आपको मौका मिल सकता है। एक जगह उन्होंने खाली छोड़ी है, वो भी एक झुंझुना है बहुत सारे विधायकों को भरमाने के लिए। ये साफ है कि ये जो मंत्रिमंडल है शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल नहीं है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा तय किए गए मंत्रियों का मंत्रिमंडल है। तो इसमें बहुत शिवराज सिंह की नहीं चली, वो बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री और असहाय मुख्यमंत्री के रूप में आपको नज़र आते हैं। अब सारा दारोमदार आने वाले उपचुनाव पर है, उसमें जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके बाद तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे रहेंगे या उनकी जगह कोई नरेंद्र तोमर या नरोत्तम मिश्रा लेगा या कोई तीसरा नेता लेगा। लेकिन अभी शिवराज सिंह बहुत ही कमज़ोर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो कभी भी उनसे छीन सकती है। तो शिवराज सिंह का ये आलम है। अब ये कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उसको इसमें कहाँ से कितनी गुंजाइश मिलती है अपने लिए, क्योंकि अब उसे भी चुनाव लड़ना है और उस चुनाव में दिखाना है कि ये जो दल बदलू थे इन्होंने किस तरह का विश्वासघात किया है और सिर्फ मंत्री पद के लालच में वहाँ गए हैं और किस तरह से इनको परास्त किया जा सकता है। तो ये एक कहना चाहिए महाभारत की एक शुरुआत है, ये मंत्रिमंडल का गठन। महाभारत की शुरुआत तो हालांकि बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब चूँकि
जनता के बीच जाना है तो उसे आप महासमर मान सकते हैं। अब इसके बाद पता चलेगा कि जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद शिवराज सिंह का भविष्य तय होगा, बहुत सारे मंत्रियों का भविष्य तय होगा और इस सरकार का भी भविष्य तय होना है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दावा किया था कि सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को अनाज दे दिया है, लेकिन घर लौटने वाले केवल 13% मजदूरों को ही उनकी योजना का लाभ मिला है। उन्हें दिए जाने वाला मुफ्त अनाज राज्यों ने या तो बांटा ही नहीं या फिर बहुत कम बांटा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनमें से करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी, लेकिन कम से कम 11 राज्यों ने जून महीने में 1% भी राशन नहीं बांटा। इनमें बीजेपी शासित गुजरात भी शामिल है। 1% भी राशन गुजरात में नहीं बटा है। ये हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपना गृह राज्य है जहाँ ये हालत है गुजरात मॉडल की। सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों वाले राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसी स्थिति है। गोवा में भी कमोबेश यही स्थिति है, वहाँ भी 1% से ज़्यादा लोगों को अनाज नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश में कुल आवंटन का 2.03% ही अनाज बांटा गया। बिहार में 100% कोटा उठाया गया, लेकिन मई में लगभग 2.13% लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिला और जून में तो किसी को नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। यही हाल बीजेपी शासित गोवा का भी रहा है। हालांकि दूसरे दलों की सरकार वाले राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उन्हीं पार्टी की सरकार है, उन राज्यों को इसमें परफॉर्म करना चाहिए था, ख़ास तौर से बिहार उत्तर प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर इन्हीं राज्यों में लौटे हैं और इन्हीं राज्यों में बदहाली है। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, मजदूरों के लिए उनके रोजगार, उनके खाने पीने सब इंतजाम वो कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि उनकी सरकार इस मामले में फिसड्डी रही है। केवल 2.03% को ही अनाज बांटा गया है। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। सरकार, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री टेलीविज़न पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, लेकिन उन दावों की असलियत ये है कि वो डिलीवर ही नहीं हो रहा। और ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले भी जो आंकड़े आए थे, जो भी राशन दिया जाना था उसके बारे में, वो भी उसकी भी हालत यही है। तो सारे आंकड़े जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि केवल गाल बजाने का काम केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकारें भी कर रही हैं। वो चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों चाहे दूसरे पार्टियों की सरकारें हों, दोनों इस मामले में फेल कर रही हैं। लेकिन हम बीजेपी की सरकारों को इसलिए ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, उन्हें हर तरह से केंद्र से मदद मिल रही है, इसके बावजूद वो नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं। और गुजरात का जिक्र इसलिए भी करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गुजरात के 2 बड़े नेता केंद्र की सरकार की बागडोर संभाल रहे हैं, सारे फैसले ले रहे हैं और उन्होंने बड़ा प्रचारित किया था कि गुजरात एक रोल मॉडल है, मॉडल स्टेट है जिसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, देश इसका लाभ उठा सकता है। और हम पा रहे हैं कि हर मामले में गुजरात फिसड्डी साबित हो रहा है, चाहे कोरोना से लड़ाई का मामला हो, चाहे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें उसका मामला हो, हर मामले में वो पिछड़ा हुआ नज़र आता है। अगली खबर का रुख करते हैं। खून से लथपथ अपने दादा के शव पर बैठे बच्चे की जो तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई और जिससे विवाद खड़ा हो गया था, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस कहती रही है कि बच्चे के दादा को आतंकवादियों ने गोली मारी है, लेकिन मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सीआरपीएफ की गोली से उनकी मौत हुई। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर उसी बच्चे का एक और वीडियो सामने आया है जो तस्वीरों में उस मृत व्यक्ति के खून से लथपथ शव के पास पुलिस कर्मियों की गोद में दिखा था। इसमें बच्चा उस घटना के बारे में बयान कर रहा है कि उसके दादा पर किसने गोली चलाई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने रीट्वीट किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, प्रसिद्ध तस्वीर में दिखने वाले बच्चे की गवाही है। वो साफ कह रहा है कि पुलिस वालों ने मारा, कम से कम एक न्यायिक जांच तो होनी ही चाहिए। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं की गई है कि किसने
किसने बच्चे से ये बात की और बच्चे की बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन बच्चा जो कह रहा है उससे उसके परिजनों के उस आरोप को बल मिलता है जिसमें उन्होंने इस घटना के लिए सीआरपीएफ को जिम्मेदार ठहराया है। तो जो जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ हो, सैन्य बल हो, पुलिस हो, उनकी जातियों की खबरें, उनके फर्जी एनकाउंटरों की खबरें लगातार आती रहती हैं और ये पाया गया है कि उनमें बहुत सारी सही भी हैं। ये और बात है कि बहुत सारी की जांच ही नहीं होती है, जांच होने के बाद भी उनको दंडित नहीं किया जाता, इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब इस मामले में अगर ये वीडियो सही है तो एक बार फिर से सीआरपीएफ कटघरे में खड़ी होती है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, न्यायिक जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बच्चा झूठ बोल रहा है या उससे झूठ बुलवाया जा रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर में, उसमें ये भी संभव है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की टैक्टिक्स आजमाई जा सकती हैं, तरीके आजमाए जा सकते हैं। लेकिन बच्चे की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चा बहुत मासूम होता है और हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और उस सच की परीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि अगर उसने सच कहा है तो उन लोगों को दंडित किया जा सके जिन्होंने ये इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है, हमारे संविधान पर धब्बा है, हमारी पूरी राजनीति का जो तंत्र है उस पर धब्बा है, न्याय व्यवस्था पर तो धब्बा है ही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। नेपाल में सत्तारूढ़ दल में चल रहे घमासान की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। जवाब में उन्होंने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से गुरुवार 2 जुलाई को संसद का बजट सत्र जो शुरू होने वाला था स्थगित करने की सिफारिश कर दी थी और उन्होंने उसे मान लिया है। विद्या देवी को ओली गुट का ही माना जाता है। ओली आज रात देश को संबोधित भी करने वाले हैं, जिससे ये अंदाज़ा मिलेगा कि उनके इरादे आखिरकार क्या हैं। यह भी संभव है कि सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो जाए, दो हिस्सों में बंट जाए। दरअसल ये संकट ओली ने खुद आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए भारत विरोध की राजनीति शुरू कर दी थी। आपको याद होगा कि इसी सत्र में नेपाली संसद ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को पास किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताते हुए नक्शे में शामिल किया गया था। उन्होंने ये बयान भी दिया था कि भारत सरकार उनका तख्ता पलटने की साजिश रच रही है। गुरुवार को नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक हुई थी। पीएम ओली इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जबकि ओली पार्टी के सह अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ इस पद पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी हैं, लेकिन प्रचंड ओली के खिलाफ हैं। बल्कि ये जो स्थायी समिति है 5 सदस्यों की, उसके 4 सदस्य ओली के खिलाफ हैं। केवल ओली अलग थलग पड़ गए हैं। अब ओली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तरह तरह से दांव पे चल रहे हैं। उन्होंने जो संसद का सत्र स्थगित करवाया है उसके भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आज जब वो राष्ट्र को संबोधन करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि नेपाल की राजनीति अब आगे क्या मोड़ लेगी। लेकिन इतना तय है कि टकराव अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया है और ओली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। चूँकि राष्ट्रपति उन्होंने अपनी पसंद का बनाया हुआ है, वो उनके साथ हैं, इसलिए वो इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो स्पीकर हैं वो प्रचंड के गुट के मेंबर हैं, इसलिए पार्टी को तोड़ने में ओली को उतने आसानी नहीं होगी कि पार्टी को तोड़ के अपने हिसाब से बहुमत वो गढ़ लें, उसमें उनको परेशानी होगी। लेकिन ये जो संघर्ष है सत्ता का, ये दिक्कत खड़ी कर सकता है सत्तारूढ़ दल को और उसकी पूरी छवि साख उसको नष्ट कर सकता है। जो ओली ने रास्ता चुना था कि राष्ट्रवाद को उभार करके भारत के खिलाफ खड़ा करके अपनी कुर्सी को बचा लेंगे, क्योंकि उस सूरत में सारे दल उनका सपोर्ट करने आ जाएंगे, वो दांव अब नहीं चला है, क्योंकि तमाम लोग समझ गए और उन्होंने कहा कि भारत से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, भारत से शत्रुता लेना कोई मतलब नहीं रखता है, वो हमारा मित्र देश है, पुराने संबंध हैं। तो इस वजह से ओली अपने ही फैलाए गए जाल में फंस गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं।
अब भारत सरकार रेलवे के बड़े स्तर पर निजीकरण की ओर बढ़ रही है। भारतीय रेलवे ने 109 रूट के लिए 151 मॉडर्न ट्रेनों के लिए प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पिछले साल IRCTC ने देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी, जिसका किराया शताब्दी एक्सप्रेस से भी 20% ज़्यादा था। और अब सरकार जब इतने बड़े स्तर पर रेलवे को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने जा रही है, जिससे गरीबों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये सब छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। तो रेलवे पूरे देश के लिए आवागमन का सबसे मुफीद और सस्ता साधन है। हमारे देश में अगर इनका निजीकरण हो रहा है, किया जा रहा है, तो जाहिर है कि ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है निजी कंपनियों को। निजी कंपनियों से मिली भगत है सरकार की। निजी कंपनियां सरकार को चाहे वो चुनाव में चंदे देती हों, चाहे उनके निजी खातों में पैसे डालती हों, उन्हें निजी फ़ायदा पहुंचाती हों, तरह तरह से वो निजी क्षेत्र के साथ ये गठजोड़ हमारे राजनीतिज्ञों का रहा है। ये हम पहले भी देखते रहे हैं और ये जारी है बिना रोक टोक के। तो अभी ये जो हमने देखा था तेजस एक्सप्रेस वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने पाया था कि जो उपभोक्ता हैं वो भी खुश नहीं हैं, क्योंकि एक तो जो उनसे किराया वसूला जा रहा है वो भी ज़्यादा है, सुविधाएं भी नहीं हैं और तरह तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। तो ये निजीकरण रेलवे का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, लेकिन ये सरकार तमाम अच्छी चीज़ों को या तो बेच रही है या निजी हाथों में सौंप रही है, और इसका खमियाजा और किसी को नहीं, मध्यम वर्ग को और निम्न मध्यम वर्ग को और जो निचला तबका है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये रेलवे सुविधाएं लगातार फिर महंगी होती जाएंगी। अभी भी इसी सरकार ने कई तरह से रेल सुविधाओं को महंगा किया है, और अब अगर ये निजी हाथों में जाती है तो जाहिर है कि महंगाई में इजाफा होता रहेगा और उसका सारा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर ये निजीकरण पूरी तरह से और आगे बढ़ेगा और जो माल भाड़ा है उसमें माल जो रेल हैं माल ढोने वाली, उनका भी निजीकरण होगा और फिर वो उसमें भी कीमतें बढ़ेंगी जो महंगाई पर असर डालेगा। तो ये पूरा एक परिदृश्य है निजीकरण का के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें झेलने के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार। और अब इस बुलेटिन को ख़त्म करने से पहले कोरोना के संबंध में आपको ताज़ा तरीन जानकारी दे देते हैं। भारत में एक दिन में 19,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 434 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,04,000 के पार चली गई है। अभी तक देश में कोरोना के कारण करीब 18,000 मौतें हो चुकी हैं। भारत में एक दिन में 2,29,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,00,000 के पार चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।